नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अतुल आईएएस एकेडमी में। चलिए हम आज के अपने 7 मार्च के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसके अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, बाल श्रम पर रोक, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। अनुच्छेद 29 भारतीय अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। यह भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। जबकि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दी गई है। बाल श्रम पर रोक अनुच्छेद 24 के अंतर्गत वर्णित है और अनुच्छेद 28 के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, एनसीएससी एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसी के अंदर दूसरा कथन है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित सीलबंद आदेश द्वारा की जाती है। इसी में तीसरा कथन है, अनुसूचित जाति को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करता है। इसमें पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसके अंदर कथन 2 और कथन 3 सही है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत की गई है। यह भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह अनुसूचित जाति को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करता है। साथ ही यह अनुसूचित जातियों से संबंधित सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह भी देता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? तो इसके अंदर दिया गया है, पहला मौद्रिक प्राधिकारी, दूसरा सरकार का बैंकर, तीसरा विदेशी मुद्रा प्रबंधक, चौथा साख सृजन, पांचवा मुद्रा जारीकर्ता। तो जैसा कि आप जानते हैं, साख सृजन वाणिज्यिक बैंक का कार्य है, ना कि आरबीआई का। तो इसके अंदर पूछ रहा है, दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर आप इसके ऑप्शंस ऐसे डिजाइन किए गए हैं, अगर आप ये भी डिफाइन कर पाते हैं कि पहला और दूसरा कार्य आरबीआई का है, तो भी आप सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो वैसे इसका उत्तर होगा विकल्प डी, केवल 1, 2, 3 और 5। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई के कार्यों पर नजर डालते हैं। यह मौद्रिक प्राधिकारी का कार्य करता है। साथ ही इसके अंदर मौद्रिक प्रणाली की देखरेख शामिल है। वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक है। वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है। साथ ही विदेशी मुद्रा प्रबंधक है। आरबीआई साख नियंत्रण का कार्य करता है, ना कि साख सृजन का। साख सृजन का कार्य वाणिज्यिक बैंक करते हैं। यह मुद्रा जारीकर्ता का कार्य करता है। साथ ही यह सरकार के और बैंकों के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, G20 समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इसकी अध्यक्षता भारत के पास है।
यह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसके कार्यों को 2 ट्रैक्स, फाइनेंस ट्रैक्स और शेरपा ट्रैक में विभाजित किया गया है। यह पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो जैसा कि आप जानते हैं इसके तीनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर होगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। यह यूरोपीय यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है जो इसके सदस्य विश्व सकल घरेलू उत्पाद के 80% से अधिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75% से अधिक, विश्व की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 के कार्यों को 2 ट्रैक्स में विभाजित किया गया है। फाइनेंस ट्रैक, यह G20 समूह के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठकों में वित्तीय विनियमन, राजकोषीय मुद्दे और मुद्रा पर केंद्रित होता है। जबकि शेरपा ट्रैक राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास, ऊर्जा आदि जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इसी का दूसरा कथन है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को आय सुरक्षा प्रदान करना है। तो चलिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका दूसरा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा बी, विकल्प बी, केवल 2। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को आय सुरक्षा प्रदान करना है। इसे राष्ट्रीय पेंशन स्कीम तंत्र के माध्यम से पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित की जाता है। पहले दोस्तों इसमें 18 से 60 वर्ष के लोग ही आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब सरकार ने इसको 18 से 65 वर्ष कर दिया है। 65 वर्ष तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आज के हमारे क्वेश्चंस पूरे होते हैं। इन क्वेश्चंस को PDF फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अतुल IAS एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।